हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल डो टू स्टडी। तो आज हम पढ़ेंगे आईसीएसई क्लास 10 हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 11 राइज ऑफ डिक्टेटरशिप। तो आपके सेमेस्टर 2 एग्जाम्स में ये राइज ऑफ डिक्टेटरशिप वाला चैप्टर आएगा। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर भी आएगा और उसके बाद मीन्स सेमेस्टर 2 के लिए अगर हम बात करें देन आपका पहला चैप्टर होगा फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, जो मैं ऑलरेडी पढ़ा चुकी हूँ, मीन्स जिसका वीडियो मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ। ओके, तो अगर आप नहीं देखें देन डेफिनेटली वॉच इट। ओके, उसके बाद हमारा चैप्टर है राइज ऑफ डिक्टेटरशिप। तो अगर ये चैप्टर की बात करें देन आपका सिलेबस रिड्यूस होने की वजह से मीन्स इस ईयर के सिलेबस के लिए, इस ईयर के स्टूडेंट्स के लिए इस चैप्टर से बस एक छोटा सा टॉपिक ही है, एंड दैट इज सिमिलरिटी बिटवीन द आइडियोलॉजीज ऑफ फैसिज्म एंड नाजिज्म। ओके, बस इतना सा ही टॉपिक है जो आपको एग्जाम्स के लिए पढ़ना है। ओके, तो आज के वीडियो में मैं बस उतना ही पढ़ाऊंगी और मैं जस्ट एक ब्रीफ ओवरव्यू दे दूंगी आपको। ओके, तो पिछले वीडियो में हम फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बारे में पढ़े थे। तो ये फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद हमारा ट्रीटी ऑफ वर्सलिस साइन हुआ था। तो इन सब के बाद हमारा दो तरह के फोर्सेस या पावर मीन्स बनना शुरू हो गया है। या फिर आइडियोलॉजीज आप कह सकते हैं। एक है फैसिज्म जो कि इटली में था और एक है नाजिज्म जो जर्मनी में था। ओके, तो ये कॉज फॉर द राइज ऑफ फैसिज्म क्या है? एक हमारा ये डिसकंटेंटमेंट आफ्टर द ट्रीटी ऑफ वर्सलिस जो हमारा साइन हुआ था फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद। तो ये एक कॉज था। देन इकोनॉमिक क्राइसिस था उधर। ओके, कहाँ पर? इटली में। देन हमारा पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी था। मीन्स 1918 में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर एंड हुआ, देन उसके बाद हमारा ये सब हो रहा है। ओके, फैसिज्म एंड नाजिज्म। देन हमारा क्लास कॉन्फ्लिक्ट था, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी था, थ्रेट ऑफ सोशलिज्म या कम्युनिज्म था, फेलियर ऑफ द लीग ऑफ नेशंस था। यस, एज यू नो कि 1918 में हमारा फर्स्ट वर्ल्ड वॉर एंड होने के बाद लीग ऑफ नेशंस फॉर्म हुआ, बट इट वाज अ फेलियर because it was not able to control such totalitarianism, such totalitarian parties or such totalitarian countries. Understood? तो वो एक फेलियर था लीग ऑफ नेशंस। तो इन सब की वजह से हमारा फैसिज्म फॉर्म हुआ कहाँ पर? इटली में। और इसे लीड कौन कर रहे थे? मीन्स हु वाज द लीडर ऑफ इटली एट दैट टाइम? ही वाज बेनिटो मुसोलिनी। Okay, so Benito Mussolini was the one who spread this idea of fascism. Understood? तो ये है फैसिज्म के बारे में, आपको थोड़ा आइडिया लग गया। एक्चुअली फैसिज्म जो वर्ड है इट इज डिराइव्ड फ्रॉम एन इटालियन वर्ड विच मीन्स फैसियो। ओके, सो इटालियन वर्ड है फैसियो और ये फैसियो वर्ड का मतलब क्या है? यूनियन और लीग। अंडरस्टूड? सो इट्स जस्ट, यू कैन से इट्स जस्ट लाइक अ पार्टी। अंडरस्टूड? इट्स अ यूनियन और इट्स अ लीग. And the symbol used for fascism is it's an ancient Roman symbol of power, the fasces. It's a bundle of sticks bound to an axe. Okay, a bundle of stick is there and it is bound to an axe that symbolized civic unity and the authority of Roman officials to punish wrongdoers. Civic unity means सारे citizens का unity वो bundle of sticks दिखाता है। और जो axe है, axe क्या दिखाता है? It shows the authority of the, or it shows the power of the authority to punish the wrongdoers। यानी कि वो axe के द्वारा ये रिप्रेजेंट किया, ये बताया जा रहा है कि जो तुम लोगों को रूल कर रहा है उनके पास इतना पावर है कि दे कैन पनिश द रॉन्ग डूअर्स। जो गलत काम कर रहा है उनको ये ऑथोरिटी, गवर्निंग ऑथोरिटी पनिश कर सकता है। अंडरस्टूड? सो दिस इज जस्ट अ ब्रीफ आइडिया अबाउट फैसिज्म। अगर आप चाहते हैं कि मैं ये चैप्टर को मैं पूरा पढ़ाऊं देन आप डेफिनेटली कमेंट सेक्शन में लिख के बताएंगे मुझे। ओके, देन आई विल डेफिनेटली टेक अप ऑल द टॉपिक्स इन ग्रेट डिटेल। तो ये आपको थोड़ा आइडिया हो गया फैसिज्म के बारे में। देन नेक्स्ट हम जानेंगे नाजिज्म के बारे में। ओके, सो नाजिज्म जो है ये 1919 से 19 ये नाजिज्म भी हमारे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद ही इंट्रोड्यूस हुआ।
अंडरस्टूड, कहाँ पर? जर्मनी में। एंड हु वाज द लीडर ऑफ जर्मनी, जो ये नाजिज्म को प्रमोट कर रहा था? ही वाज एडोल्फ हिटलर। Understood, Adolf Hitler, and during his time many cruel activities were taking place in the country. Understood? So अब ये नाजिज्म का राइज होने का रीजन क्या है? पहला है यही ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स, एंड इट्स ऑल्सो द रीजन फॉर द राइज ऑफ फैसिज्म, इजंट इट? तो फैसिज्म और नाजिज्म दोनों ही राइज होने का एक मेजर रीजन है द ट्रीटी ऑफ वर्साइल, discontentment with the treaty of Versailles, or the humiliating behavior of the treaty of Versailles. Understood? Then growing fear of communism, again इधर भी economic crisis था. Then resurgence of militant nationalism. अभी economic crisis क्यों हो रहा था? Because both the countries were involved in war, isn't it? तो वॉर में इन्वॉल्व होने से इट्स ऑब्वियस कि बहुत सारे लोगों का जान ये वॉर में निकल जाता है. फर्दरमोर सारे प्रॉपर्टी, सारे एरिया, सब कुछ डिस्ट्रॉय हो जाता है, जिसके वजह से ग्रेट इकोनॉमिक क्राइसिस होता है. अंडरस्टूड? देन रिसर्जेंस ऑफ मिलिटेंट नेशनलिज्म, एंटी-सेमिटिक प्रोपेगेंडा, एब्सेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग ओपोजिशन, यानी कि जब नाजिज्म आया, मीन्स जब नाजिज्म को प्रमोट करने लगे हिटलर और उनके जो फॉलोवर्स, देन यू कैन से कि उस टाइम में कोई भी एक स्ट्रॉन्ग ओपोजिशन लीडर या ओपोजिशन पार्टी नहीं था जो ये नाजिज्म ग्रुप को, जो ये नासिस्ट को रोक सकता था. Understood? That is absence of strong opposition. Then establishment of volunteer corps. Then charismatic personality of Hitler. Means he was he was an influential speaker. Okay. So through his speeches he was able to attract people, or he was able to attract people and made them convinced that Nazism is better than any other party. अंडरस्टूड? तो उनके स्पीचेस के थ्रू, उनके पर्सनालिटी के थ्रू हिटलर ने बहुत सारे लोगों को, मीन्स जर्मनी के सिटीजन्स को अपने पार्टी को, अपने आइडिया को फॉलो करने को मजबूर कर दिया था. अंडरस्टूड? सो this was a brief overview of both fascism and Nazism. अभी हम देखते हैं कि what are the similarity between the, means आपका एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो टॉपिक आ रहा है, that is similarity between the ideologies of fascism and Nazism. पहला है to have faith in the totalitarian rule. तो totalitarian rule क्या होता है? totalitarian rule के हिसाब से means और कोई भी, means there would be these people or this party or this leader would be the supreme power or would be the supreme authority, और कोई उन्हें क्वेश्चन करने के लिए या फिर और कोई उन्हें अपोज करने के लिए नहीं होगा. तो ये होता है हमारा टोटलिटेरियन रूल. बट अगर हम डेमोक्रेटिक रूल की बात करें जो हमारे कंट्री में होता है, जो इंडिया में होता है, देन डेमोक्रेटिक कंट्री में क्या होता है? मीन्स देयर इज अ लीडर, and if he does something wrong or if his party does something wrong, then citizens, other opposition parties, media, everyone has the right to question them, isn't it? But totalitarian rule में ऐसा कोई opposition leaders नहीं होते हैं, ऐसा कोई opposition party नहीं होता है. Citizens don't have the power to question the authority. Understood? तो ये सब है totalitarian rule. तो दोनों ही means both fascism and Nazism believed in totalitarian rule. The next one is to despise democratic political systems. Mean both these parties, that is fascism and Nazism, despise means they didn't like the democratic political system. Democratic political system क्या, मैं अभी आपको बताई, that is through elections a leader would be, through elections a minister would be elected and he would take charge as the head of the country. इस तरह से हमारा डेमोक्रेटिक सिस्टम में सारा काम होता रहता है, isn't it? That is, everything is done with the involvement of the citizens, isn't it? Means हर एक स्टेप में citizens का रोल होता है. बट ये जो डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल सिस्टम था जिसमें कोई सुप्रीम ऑथोरिटी या कोई एक जो बोलेगा वही चलेगा, इस तरह का
बात नहीं होता है, इस तरह की चीजें नहीं होते हैं डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल सिस्टम में। इसी वजह से फैसिस्ट और नाजिस्ट लोगों को ये डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल सिस्टम अच्छा नहीं लगता है। अंडरस्टूड? क्योंकि टोटलिटेरियन रूल का कोई भी एक छोटा सा पार्ट भी हमारे डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल सिस्टम में नहीं होता। Then the third one is to hold that the state is supreme and it could suppress the fundamental rights and freedoms of individuals. तो इसका मतलब क्या है? To hold that the state is supreme. State is supreme का मतलब क्या है? State का मतलब the state government or the head of the state or of that country. Understood? State यानी कि country. Understood? तो the head, इधर क्या बोला गया है? State is supreme. State का मतलब है head of the state. So the head of the state का मतलब country भी होता है, area भी होता है. Understood? So इसका मतलब है the head of the country is supreme. Means वही सबसे बड़े हैं. Understood? And it could suppress, और उनके पास इतना पावर है कि वो लोगों का फंडामेंटल राइट्स और फंडामेंटल फ्रीडम्स छीन सकते हैं। अंडरस्टूड? बट हैव यू एवर हर्ड दैट सच थिंग्स हैपन इन डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल सिस्टम्स? नो। So this was a similar ideology that both fascist and Nazist had. So the fourth point is to uphold one party and one leader. यानी कि एक ही पार्टी होगा जो रूल करेगा और उसमें बस एक ही लीडर होंगे जो पूरे कंट्री को चला रहे होंगे। अंडरस्टूड? सो मीन्स दे डोंट वांट एनी ऑपोजिशन पार्टीज या फिर और कोई अदर पार्टीज। लाइक इंडिया की अगर हम बात करें, then we have one central government and under it there are several state governments and each state government have their own party, isn't it? मीन्स हर एक स्टेट में गवर्नमेंट जो है वो अलग है। बट अकॉर्डिंग टू द फैसिस्ट एंड नाजिस्ट आइडियोलॉजी ऐसा नहीं होगा। पूरे कंट्री, पूरे एरिया के लिए बस एक ही पार्टी होगा और बस एक ही लीडर होंगे। अंडरस्टूड? सो दिस वाज देयर आइडिया। देन द फिफ्थ वन इज टू बिलीव इन एग्रेसिव नेशनलिज्म एंड इंपीरियलिज्म। एग्रेसिव नेशनलिज्म का मतलब क्या है? मीन्स बस जो नेशनलिज्म का मतलब ये है कि इट्स अ फीलिंग ऑफ यूनिटी जो अमंग द पीपल हु लिव इन द सेम कंट्री एंड हैड द सेम कल्चरल एंड रिलीजियस या फिर रीजनल हिस्ट्री, इजंट इट? बट एग्रेसिव नेशनलिज्म का मतलब है बस हमें बस अपना ही कंट्री पसंद है और दूसरे कंट्री से हमें हेट्रेड है। Understood? So this is aggressive nationalism. To love only one's country and have a feeling of intense hatred towards the rest of the countries. This is aggressive nationalism. And imperialism का मतलब again डेमोक्रेसी नहीं होगा। बस जो imperialism means जैसे राजाओं के टाइम में चलता था, hierarchy means एक के बाद एक, मीन्स जो प्रेजेंटली रूलर है उनका डेथ होने से उनके सन के पास वो एरिया को रूल करने का पावर जाएगा। इस तरह से एक इम्पेरियलिस्टिक सिस्टम। अंडरस्टूड? ये सब था हमारे फैसिस्ट और नाजिस्ट दोनों के आइडियोलॉजी में सिमिलरिटी। देन द सिक्स्थ वन इज टू रिगार्ड वॉर एज एन इंस्ट्रूमेंट फॉर फर्दरिंग नेशनल इंटरेस्ट। मीन्स नेशन के इंटरेस्ट को आगे बढ़ाने के लिए, उन सबको पाने के लिए दे रिगार्डेड वॉर एज द ओनली इंस्ट्रूमेंट। इज ओके? बट अभी क्या, अभी हम बहुत सारे मीन्स सेमिनार्स तो नहीं, एक्चुअली बोल सकते हैं कि बहुत सारे मीटिंग्स ऑर्गेनाइज करते हैं, डिस्कस करते हैं दूसरे कंट्रीज के साथ हमारे नेशनल इंटरेस्ट को प्रमोट करने के लिए। इसंट इट? इस तरह के बहुत सारे वेज से हम अपने नेशनल इंटरेस्ट को फर्दर मीन्स आगे लेके जाते हैं। बट एज पर देम वॉर इज द ओनली वे through which they can expand or further their national interests. Then the seventh one is to uphold intensely nationalistic, anti-communist and anti-democratic rule. Okay? Intensely nationalistic मतलब nationalism का मतलब मैं already कह चुकी हूँ। So
intensely nationalistic का मतलब again है aggressive nationalism. Understood? So to have that feeling of aggressive nationalism, anti-communist, communist एक communism actually एक party है, या फिर you can say कि वो एक separate idea है. As per them everyone is equal. Understood? Everyone is equal and everyone should have same wealth, same properties, like this was their ideology. Understood? Means सबके पास wealth, सब कुछ एक जैसा होना चाहिए, everyone should be treated as equal. ये सब था उनके ideologies में. But fascism and Nazism opposes this communistic ideas. Understood? And the third one is they to uphold intensely nationalistic, anti-communist and anti-democratic rule. Again as I said, democratic system उन्हें पसंद नहीं था. Understood? Anti-democratic means opposite to it. Understood? So these were the 7 similarities between the ideologies of fascism and Nazism. Okay, so with this we come to the end of this video. If you want the detailed video or if you want the detailed explanation of this chapter, then write it in the comment section. सेमेस्टर 2 के लिए नेक्स्ट वीडियो के साथ मैं जल्द ही मिलती हूँ, और आपके लिए और एक वीडियो अपलोड होगा जिसमें मैं ये डिस्कस करूंगी कि जो मोबाइल फोन का जो एडिक्शन है, आई नो कि आप में से बहुत सारे जन जितना एफर्ट देना चाहते थे आपके सेमेस्टर एग्जाम्स के लिए उतना आप नहीं दे पाए, just because of the addiction of films, isn't it? So I will be coming up with a video in which I will discuss 7 ways to reduce this addiction of mobile phones. Okay? And furthermore उसके बाद मैं आपके लिए और भी वीडियोस अपलोड करूंगी जिसमें मैं आपको टिप्स, ट्रिक्स, प्लान्स, टाइम टेबल ये सब डिस्कस करूंगी आपके सेमेस्टर 2 एग्जामिनेशन के लिए. Okay, so till the next video, keep studying and bye bye.